दोस्तों, डिबेट तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन TV9 के इस डिबेट में आप कुछ खास देखने वाले हैं। इस डिबेट में जब एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से उनके 9 सालों के काम का ब्यौरा पूछा, तो जो जवाब उन्होंने दिया उसकी हकीकत सुप्रिया जी ने बड़े ही शानदार तरीके से जनता के सामने रखा है। तो चलिए देखते हैं कि डिबेट में आगे क्या क्या होता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप अपना पक्ष रखिए और बताइए कि पिछले 9 साल में ऐसा क्या हुआ जो देश में उससे पहले नहीं होता था। ऐसा क्या हुआ कि आज के भारत को इंडिया कहते हैं। इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा कि 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए और मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने लिखा कि 16 मई 2014 का दिन should be considered as India's second tryst with destiny, and it should be considered with the day on which Britishers finally left India. अच्छा, क्योंकि उसने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक ऐसे लोगों का शासन रहा जिनकी विचार और प्रेरणा में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश औपनिवेशवादी विरासत का प्रभाव था। चल चूक। क्या उसके आने के बाद 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता मिला, 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में यानी जिसमें स्वास्थ्य का बीमा था उससे कवर हुए, 5 करोड़ लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं। हर गांव में बिजली पहुंची, वो लोग भी करने का प्रयास कर रहे थे। कई देखिए, मैं कहता हूं 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किया, ज्यादा तेजी से किया, ट्रांसपेरेंसी से किया। कुछ जो पिछली सरकारें सोच रही थी और हिम्मत नहीं कर पाई वो किया, और कुछ जो पिछली सरकारें सोच नहीं पाई। तो बिजली, पानी, सड़क, उसमें हमने क्या किया, सारे डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। जो इन्होंने सोचना था मगर कर नहीं पाए, जैसे GST, हमने वो इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। तीसरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सोच भी नहीं पाए होंगे, जैसे सोलर एनर्जी में भारत बहुत आगे बढ़ो तो एक अलग बात है, मगर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा, उसका केंद्र भारत में होगा, यानी हम विश्व में सौर ऊर्जा के नेता बन के उभरेंगे। ये किसी को समझ में नहीं आया होगा, यह बदलाव हमारे टाइम में आया। प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपए थी, अब 1,82,000 रुपए हो गई, यानी डबल हो गई। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर की दुनिया में देश बन गए। कार मैन्युफैक्चरिंग में भी 3रे नंबर के देश बन गए। सौर ऊर्जा में हम बहुत आगे निकल। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी जी, इन्होंने एक बहुत लंबी फेहरिस्त बताई कि इन्होंने क्या क्या किया। उसमें अंडरलाइनिंग पार्ट ये भी था कि कौन सी चीजें जो आपने सोची आप नहीं कर पाए और कौन सी चीजें जो आपने सोची नहीं वो भी इन्होंने कर दिया। आप लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, ये न्यू इंडिया नहीं है। आपका तर्क क्या है? नाकामी के 9 साल इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये 9 साल अद्भुत थे क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे जुमले हमने सुने जो हमने कभी नहीं सुने थे। बात तो सही है। मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। आज हर व्यक्ति बैंक जा रहा है अपना 1 या 2 या गड्डी 2000 की बदलने के लिए। जो 7 साल अपना लाया हुआ रुपया नहीं चला पाए, वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं और 9 साल का सीना ठोक रहे हैं। ये इनकी असलियत है। अब आपको मैं क्रमवार तरीके से बता देती हूँ इस देश ने क्या देखा। इस देश ने 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी, और बेरोजगारी ऐसी देखी कि जब आप सरकार से सवाल पूछिए तो इस देश ने सुना पकौड़े तलो। इस देश ने महंगाई देखी, और जब महंगाई का मुद्दा उठाया गया तो कहा गया हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। इस देश ने सुना, आगे सुनिए, इस देश में बोला गया 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। 83% जनता की आय कम हो गई है। और आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है फ्रंट पेज की, जिसमें पूरी तरह से अंकित है कि एग्रीकल्चर लेबर, नॉन एग्रीकल्चर लेबर और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। 2014 से उसकी आय नेगेटिव हुई है। जनता माफ नहीं करेगी, यह इनके कीर्तिमान है। लेकिन अब क्योंकि बात हो ही रही है, जो तथ्य इन्होंने दिए, कार मैन्युफैक्चरिंग 1, 2, 3 नहीं 7 बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स भारत में अपनी दुकान बंद करके चले गए। चाहे वो GM मोटर्स हो, चाहे वो फिएट हो, चाहे वो एनफील्ड हो, अपनी दुकानें बंद करके चले गए क्योंकि उनको भरोसा नहीं है सरकार की नीतियों पर। ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इस देश ने एक चीज बहुत बड़ी देखी। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे चीन को लाल आंख दिखाएंगे, और जब चीन अतिक्रमण करके बैठा है
प्रधानमंत्री लाल शर्ट पहन के उनकी जी हजूरी के लिए अपने खाने की थाली छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो चीन को सबक सिखाने के बजाय 3 साल से चीन को अपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन और हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है। इस देश ने मिजोरम और असम के बीच में गोलियां चलती हुई देखी। इस देश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में तनातनी देखी जहां पर भाजपा की शासन है भूमि को लेकर। इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पर एक जरा सी शिकन नहीं देखी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस देश ने तैरती लाशें भी देखी। ये देश सब कुछ देखता है और अब देश ये भी देख रहा है कि भारत के संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। और भारत का संसद क्या है ये हमारा संविधान बताता है। अनुच्छेद 79 क्लियरली कहता है इंडियन पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को दरकिनार करके ये मोदी शो जो हो रहा है ये भी देश देख रहा है। किराए के लोग ले जाकर जो बाहर शो होता है वो भी देश देख रहा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। और ये देश आज एक सवाल पूछ रहा है। जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, आपने कहा दलित राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति, आपने बहुत ढिंढोरा पीटा, अच्छी बात है। उनको शिलान्यास के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? क्या राष्ट्रपति का हक नहीं है? आज एक अनुसूचित जनजाति की महिला इस देश की राष्ट्रपति है, उनको इस हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? ये सवाल सब पूछ रहे हैं और आज इतिहास बन रहा है। और मैं अपनी बात यही कहकर खत्म करती हूं कि इतिहास मोदी जी को लगता है इमारतों से बनता है। जी नहीं, इतिहास ना इमारतों से बनता है ना 9 साल में बनता है। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप IIT, एम्स, ISC, बार्क, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं। इतिहास तब बनता है जब आप जय जवान जय किसान का संकल्प लेते हैं। इतिहास तब बनता है जब विश्व की आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते और विश्व का भूगोल बदल देते हैं। इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर खींचते हैं। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून लाते हैं। एक ऐसा अधिनियम बताएं जो लाए। इन्होंने 23 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी की सीमा के नीचे ढकेलने का काम किया है। ये इनके 9 साल का फलसफा है।